इन दोनों बिंदुओं पर केंद्रित है। कल उदाहरण का ये कोई अवसर नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दूसरा प्रकार था जिसके लोग महान है आलोचना को याद करना चाहिए, छायावाद और नई कविता जो उन्होंने बहस की। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता तक एक बहस को लेकर है। इसके लिए लेकिन यह जो बातें हैं छायावाद और नई कविता में जो अंतर जो किया है, आप सब जानते हैं छायावाद का बहुत सारे लोग करते हैं। उस नदी गुलाय वाजपेयी से लेकर नामों से बहुत सारे आलोचना था। आचार्य शुक्ल ने छायावाद पर पूरा जो है निबंध ही था हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें उन्होंने पंथ को बहुत मूल्यवान माना और उसमें महादेवी का चीजें थी। उस बहस में ये नहीं गई, उस बहस में नहीं गए जायसी छायावाद और नई कविता की वैचारिक अनृत और वैचारिक बहस में अपने को बताते हैं, अपने को सिद्ध करते हैं जो वैचारिक हो सकती है। और यह चीज़ भी अनूठी है जो साहिब ने लघु मानव के बहाने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। छायावाद को पहला काम किया उन्होंने सत्याग्रह युग का ये दिन केवल और केवल साहित्य है। कहा कि छायावाद रोमांटिक उत्थान नहीं है, पश्चिम का प्रभाव नहीं, वहाँ से उन्होंने खारिज किया। पश्चिम के रोमांटिसिज्म का ये अनुवाद नहीं है, न प्रभाव है, एक तरह का सत्याग्रह हुआ जिसमें गांधी का प्रभाव है। और गांधी की क्षमता के बाद उन्होंने सत्याग्रह का उन्होंने नामकरण किया। उन्होंने नैतिक विजन और शक्ति की बातें की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लघु और महत्व के बीच अंतर किया। वो ये कहते हैं कि छायावाद भी लघु की बात करता है और नई कविता भी लघु की बातें करती है। देखिए लघु का मतलब यहाँ पर नैतिक विजन से जोड़ते हैं। कहते हैं कि वो भी लघु की बातें करना छायावाद। कहते हैं कि छायावाद का जो लघुवाद है वो लगातार महत्व के सामने विसर्जित होता जाता है। यानी उसका जो समझो लघु का मतलब यथार्थ और महत्व का मतलब आदर्श, इस क्षेत्र में। तो वो साहिब ने कहा कि छायावाद का सब कुछ अच्छा है, लेकिन लगातार वह जो है लघु को महत्व की तरफ महत्व में विसर्जित करता जाता है, यथार्थ को लगातार आदर्शीकृत करता चला जाता है। वो एक बात कहते हैं कि छायावाद में जो नैतिक विजन है वही शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। और कहा कि जो नई कविता और छायावाद और नई कविता के बीच में जो दिनकर आते हैं, वचन आता है, जहाँ से संक्रमण होता है। ये कहते हैं कि नई कविता ने लघु को कभी भी महत्व में आदर्शित नहीं किया, बल्कि लघु को उसकी समग्र लघुत्व में समझने की कोशिश की। यानी वहाँ जो लघु है वो सहज मनुष्य हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो नई कविता में सहज मनुष्य की देन थी, वहाँ से वो छायावाद के आगे डिपार्चर लेते हैं। क्योंकि छायावाद में कहते हैं कि लगातार वो जो हर कोई उसका वो आदर्श की तरफ उन्मुख होता चला जाता था। और इस मामले में उन्होंने देखो कितनी खूबसूरती से रामायणी पर बहस की, जयशंकर प्रसाद पर बहस की। और जयशंकर प्रसाद ने वो बात कहा कि उनमें जो नैतिक विजन था वो लगातार दर्शन में रूपांतरित होता चला जाता है। यानी कहा कि जो लघु है लगातार महत्व में रूपांतरित होता चला जाता है, लगातार दर्शन में रूपांतरित होता चला जाता है। जबकि नई कविता के भीतर जो अज्ञे का मूल्यांकन करते हैं, कहते अज्ञे ने दर्शन को यथार्थों भी कर दिया, काव्यानुभूति। यानी जयशंकर प्रसाद के यहाँ अनुभूति जो दर्शन में रूपांतरित हो रही थी, उसको नई कविता के अज्ञे ने दर्शन को अनुभूति से जोड़ने की कोशिश की। यानी जो लगातार महत्व आदर्शित हो रहा था, उस आदर्शित महत्व को सहज मनुष्य से जोड़ने की लगातार उन्होंने कोशिश की। तो यह जो छायावाद को लेकर के जो एक तरह का नैतिक शक्ति की बात कर रहे थे, वो खुद जो है इस रूप में बात को कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी महान। अब जयशंकर प्रसाद का देखिए, जयशंकर प्रसाद पर प्रामाणिक का विवेचन मुख्य बोधने की अवसर नहीं है, प्रामाणिक का पुरुषत्व विवेचन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया। और दोनों में बहुत अंतर है। प्रामाणिक का जो विवेचन विरोध करते हैं और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी करते हैं,
उस पर आप सब जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने विश्लेषण किया, इन्होंने कामायनी का अलग से कोई विश्लेषण नहीं किया। एक जो आधुनिक साहित्य के प्रवाह में, आधुनिक साहित्य की जो वैचारिक निर्मिति के प्रवाह में उन्होंने बताया कि कैसे एक ही तत्व था, लघु और महत्व के बीच का जो बंध था, कैसे एक दूसरे में संगठित हो रहा था, और कैसे आधुनिकता, आधुनिक हिंदी कविता, नई कविता तक आकर के जिसकी शुरुआत प्रगतिवाद से हो जाती है, उसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखने की कोशिश की, उसको आदर्शित नहीं किया। मैंने उसकी तमाम तरह की कमजोरियाँ भी थी, उसकी अच्छाइयाँ थी, लेकिन मनुष्य की समग्रता में देखने, और यही साहित्य चाहते थे कि साहित्य के की जो सामाजिकता है, साहित्य का जो मूल सरोकार है, वह असल में मनुष्य को समग्रता में देखने की कोशिश का सरोकार होना चाहिए। अब इसके बीच जरा यदि तुम लोग जर्मन वाले छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, ईसाई ने एक नई बात की, और उसमें जो है वो छायावाद के आधुनिकता दौर में जो हिंदी को लेकर के तमाम सारी बहसें हो रही थी पूरे 20वीं सदी का, तो 20वीं सदी का बुनियाद करते हुए उन्होंने संसारत्व की कल्पना की। और उन्होंने कहा कि छायावाद की विद्रोही चेतना को लेकर आप सब जानते हैं, बहुत सारी बहसें हुई। छायावाद की विद्रोही चेतना को उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्होंने संसारत्व से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी के सामने बड़ी समस्या क्या थी, हिंदी के सामने दो बड़ी समस्या थी 20वीं सदी की। भारतेंदु बाबू के बाद जो महाविचार हिंदी का युग शुरू होता है, तो हिंदी के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली, हिंदी के सामने बनी बनाई संस्कृत कटुता, संस्कृत के निर्मित की बात करते हैं। आप उसे कहते हैं कि संस्कृत की हमारी भाषा की दृष्टिकोण थी, संस्कृत की क्लासिकल जो दबाव हमारे हिंदी में चल रहा था, तो एक परंपरा तो उस क्लासिकल दबाव में चली गई। कहते छायावाद कई बार उसका शिकार हुआ, जैसे अब यहाँ पर वो रामायण का विश्लेषण करते हैं और जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि रामायण बहुत अच्छी कृति है, सब कुछ है, लेकिन क्लासिकल का दबाव उसके ऊपर इतना चढ़ के बोलता है कि मानो अंततः हिमालय से शुरू करते हिमालय पहुँच जाते हैं। पूरा सारस्वत प्रदेश उजड़ जाता है, तो मनु केवल अपने बारे में चिंता है, भाई उनका राजसी भोग भार सब खत्म चला है। कहते हैं लेकिन जो चक्रीय व्यवस्था होती है, जबकि उसको गति से आगे जाना चाहिए था, इसको कहते हैं एक तो ये दबाव था जहाँ से छायावादी कमजोरी की शिनाख्त करते हैं। और वो कहते हैं जिसका दबाव मिथकों के अंतरंग सहचर होने के बावजूद नई कविता पर नहीं था। जबकि नई कविता आप सोचिए कि धर्म में भारतीय का अंदर क्या है, माइथोलॉजी को किस रूप में लिखा गया है, तो संशय के अगर आप क्या अंदर से कहता है, सब माइथोलॉजी की अध्यात्म पृष्ठभूमि है। लेकिन वो कहते हैं कि जो दबाव कामायनी पर इतना जबरदस्त था, क्योंकि कामायनी अपने नैतिक शक्ति संबोधन के दायरे में कहीं महत्व में विसर्जित हो जाती है। तो कहा ये अच्छी चीज थी। दूसरी बात कहा कि हिंदी के सामने एक चुनौती अंग्रेजी की थी कि भाई अंग्रेजी के बगैर काम चलेगा, कि अभिजात्य का दबाव था। और दूसरा कहा कि उर्दू फारसी का दबाव था। जब हिंदी आप सब जानते हैं कि मालवीय जी के प्रयास से और ये संभव हुआ कि 1900 में कचहरियों की भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया, नहीं तो फारसी में ताकत भाषा और कचहरी भाषा अंग्रेजी हमारी थी। कहते हैं कि फारसी का दबाव एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेजी का दबाव, इन दोनों दबावों से हिंदी के सामने विद्रोही होने का कोई विकल्प नहीं था। हिंदी भाषा विद्रोही। आप देखिए एक ही आदमी एक ही समय में संसारत्व को आधार बनाकर के हिंदी के संसारत्व को आधार बनाकर दो बुनियादी बात करता है कि क्यों हमारी भाषा एक तरफ क्लासिकल होती चली गई, क्यों विद्रोही होती चली गई, और इस विद्रोह के साथ साहित्य को उनको खड़ा करते हैं। तो जो ये सब चीज़ें ये रहती है, तो और वहाँ पर यह बात करते हो कहते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद की आत्मा की संकल्प, अब लेकिन काव्य कला और अन्य निबंध जब जो लोग पढ़ोगे देखोगे तो बार बार कविता को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति से जोड़ देते हैं। कहते हैं आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कुछ और नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मजाक के लहजे में कहते हैं जयशंकर प्रसाद के यहाँ आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कुछ नहीं है, बस नैतिक सत्य का संचय का आकर्षण है, और कुछ नहीं। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति अंततः जो है नैतिक शक्ति के संकल्प के रूप में विसर्जित हो जाता है। वहाँ भी उस आलोचना जो काव्य कला और निबंध जो बहुत चर्चित निबंध है, उसकी उन्होंने इस रूप में की आलोचना की है। तो आप ये देखें कि ये जो मनुष्य की एक तरह से रिक्तता की बातें वहाँ पर हमारे होती है, वो हम इस रूप में
आप देख सकते हैं। और जो मैंने कहा कि बस एक दो बात और मैं बात की समाप्त करूँगा कि वो जो भारतीयता, भले हाथ हमको ये भी जानना चाहिए कि भारतीयता कौन से हिंदू होने से बहुत कम आलोचक होते हैं जो इतना तत्व मीमांसक होने के बावजूद इतनी सहजता से अपनी बात करते हैं। उन्होंने भारतीयता की व्याख्या करते समय 3 तत्वों की बातें की। तो शुरू में कहा वो 3 तत्व, एक तो विविधता के बीच सबको जोड़ने वाले नए संस्कार की खोज, विविधता के बीच सबको जोड़ने वाले नए संस्कारों की खोज, एक तो ये बात करते हैं क्योंकि ये भारतीयता है। दूसरी बात कहते हैं दरिद्रता से संपन्नता की ओर गतिशील होना, दरिद्रता से संपन्नता की ओर गति। और तीसरी बात कहते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, गैर बराबरी की जगह समतामूलक भावना का प्रचार। तो जो गैर बराबरी की जगह समतामूलक भावना का जो प्रचार है वह असल में यही साहित्य की देन है कि निरंतर वो चाहे साहित्य की गैर बराबरी हो, चाहे समाज की गैर बराबरी हो, चाहे संस्कृति और धर्म, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान में साहित्य ने हमेशा संस्कृति को मूल्यवान माना है। कहा कि संस्कृति है जो विचार को लगातार पुष्ट भी करती है और विचारों को नया संस्कार देती है और विचारों को समय समय पर भ्रष्ट भी करती है। सोचना ये है, समझना ये है कि आपके लिए कौन से अग्रगामी मूल्यों के विचार हैं, कौन से आपके बौद्धिक सरकारों से जुड़े वाले विचार हैं, आपको किससे नई पीढ़ी से आपका संवाद हो सकता है। क्योंकि अंततः साहित्य के लिए साहित्य का मतलब ये होता है कि नए से नए जगहों पर पहुँचना, आरक्षित कोणों को लक्षित करना और पूरी संवेदनात्मक साहचर्य के साथ अपनी भावना का प्रकटीकरण करना। तो साहित्य के कई सारे आलोचना के बहुत सारे बिंदु थे वो यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे। और बहुत वो साहित्य जो गुरु कबीरदास के लिए एक कविता, तो कविता मुझे भी बहुत पसंद है। एक सौभाग्य ने उस कविता का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ किया है। जैसा मैंने कहा कि साहित्य की जो आलोचना में जो गतिशीलता है, मुझे लगता है कि यहाँ से तो अलकनंदा आपके बगल से गुजर रही है, हमारे यहाँ गंगा जो भी पहुँचती है, इलाहाबाद से गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की धारा का प्रतिनिधित्व सब कुछ शामिल है। तो कह सकते हैं कि साहित्य की आलोचनात्मक धारा उस गांगेय धारा की तरह है जिसमें अलकनंदा भी शामिल है, भागीरथी भी शामिल है और